आपके बुद्धि परिकल्पित होती है, तब बुद्धि परिकल्पित समुदाय के वाचक होते हैं ये वर्ण। ठीक है, इनका ये अभिप्राय है। अतः यहाँ पर क्या है कि जब हम मान लीजिए इन प्रत्याहार बना रहे हैं तो इन प्रत्याहार को देखिए आदि में है नहीं, तो क्योंकि वो तो सूत्र के मध्य में है। अतः वहां पर क्या करेंगे कि जो आई गुण के मध्य में जो ई है वहां से हम प्रारंभ करेंगे और अंतिम, क्योंकि आदि में न होने पर भी तदंतरवर्ती जो होने के कारण, क्योंकि शास्त्र परिकल्पित होने से, क्योंकि शास्त्र का विषय है, अतः शास्त्र परिकल्पित होने से अंतिम जो इक है काना रील रिक का जो ककार है वहां पर्यंतक उसका योग करेंगे। अतः ई और उ वर्णों का ये बोधक होगा। ध्यान रखिएगा, इक प्रत्याहार में केवल दो ही वर्ण है, ई और उ। ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ फिर दूसरी बात ये भी है कि जो रे प्रत्याहार की सिद्धि होती है उसकी भी यही स्थिति है। आपने पूछा नहीं तो आपको पूछना चाहिए सर कि रे प्रत्याहार की सिद्धि कैसे होगी, क्योंकि रे प्रत्याहार का हालांकि आचार्य भाष्यकार जी के द्वारा खंडन किया गया है। कि दूसरी बात है कि हमारे यहाँ एक आचार्य है, आचार्य नागेश भट्ट जी, वो रे प्रत्याहार कहते हैं कि व्याकरण शास्त्र में वो है ही नहीं, उन्होंने खंडन कर दिया है, वो एक अलग पक्ष है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब हम रे प्रत्याहार की सिद्धि करेंगे तो हये वरट में जो र है और जो लण का जो ल है, ठीक है, तो केवल उसमें जो ल में जो लण में जो लकार में जो आकार है उसकी संज्ञा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से र प्रत्याहार में र और ल समुदाय का जो अंतिम वर्ण है तो उसमें इसका पाठ वहां किया गया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि र प्रत्याहार उपयोगी होने के कारण उस समुदाय के आदि में है। अतः क्योंकि यदि र प्रत्याहार नहीं होता तो तवलकार है, कृष्ण जो पूर्ण रप्रह सूत्र है जिसके द्वारा रप्रत्व किया जाता है, वो इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि नहीं हो पाती। एतदर्थ इनका प्रयोग बनाने के लिए आपको इनका प्रयोग आपको करना ही होगा। अतः र प्रत्याहार की कल्पना यहाँ की गई है। ठीक है, तो गुरु जी रे प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण समझने चाहिए, र और ल? हाँ, र और ल, क्योंकि हया वरट में र, ठीक है, और ल वर्ण ही उसमें आते हैं, दो ही वर्णों का वहाँ बोध होता है। और सिद्ध करते टाइम हमें आकार को जो है लोप कर देना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पर जो आकार है उसकी, क्योंकि वो उपदेश अवस्था में है तो उपदेश से अनुनासिक आगे आएगा, उसके द्वारा उसकी संज्ञा हो जाती है और प्रत्यय लोपे से लोप हो जाता है। ठीक है जी। अब चर्चा करते हैं द्वितीय हलंतम सूत्र। मैंने आपको बताया था कि जो द्वितीय हलंतम सूत्र है उसका सूत्रार्थ यहाँ क्या है, उपदेश अंत्यम हलित स्यात्। कहते हैं कि उपदेश अवस्थायाम यो अंतिम हल वर्ण वर्तते तस्य संज्ञा भवति इति सूत्रार्थ जायते या भवति वा। तो यहाँ पे कहते हैं उपदेश का तो हल, देखिए हलंत्यम का मैंने आपको उस दिन ही बताया था, दो प्रकार से विग्रह हम वहाँ करते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ ले जाते हैं। अब आगे चलते हैं, हलंत्यम के ऊपर हम यहाँ विचार करते हैं। ठीक है, हलंत्यम में आप देखें, क्योंकि मैंने आंग्ल किया हुआ है तो इसलिए हाँ, हलंत्यम में आप देखेंगे तो हलंत्यम में दो, देखिए जब आप इसका पदच्छेद करेंगे हल अंत्यम, क्या करेंगे इसका, हल अंत्यम, ऐसा आपको यहाँ करना होगा। हल, तो यहाँ पर देखिए अंत्यम कैसे बनाया, तो अंते भव अंत्यम। ठीक है, अंते भवा अंते भवा अंत्यम, ऐसा प्रयोग आपको यहाँ करना होगा। ठीक है जी, अंत्य भवा अंत्यम, ये आपको नपुन भाव में प्रत्यय वहां किया गया है, यत प्रत्यय होता है और अंत शब्द से तो अंत्य प्रयोग बनता है। अब क्या है, जब आपके प्रथमा के एक वचन अंत्यम बना लिया तो इन्होंने यहाँ विग्रह किया, एक तो हलय अंत्यम, दूसरा किया है कि 160 तत्पुरुष किया है, एक कह रहे हैं कि हली अंत्यम हलंत्यम, आपका ऐसा करना चाहिए। यहाँ पर देखिए हली अंत्यम क्या दे रहा है सभी को, इस तरीके के यहाँ दो प्रकार से विग्रह करते हैं। एक तो कहता है कि हल अंत्य भव का अर्थ क्या है, तत्र भव, इस अर्थ में यहाँ पर भावार्थक प्रत्यय होता है तद्धित के। अच्छा ठीक है, मैं सोच रहा था कि ये भू धातु है यहाँ पर। ना भू धातु से होता है, पहले भव बनता है, वही तो तभी मैं पूछ रहा था। ठीक है, यहाँ पर अर्थ प्रत्यय होकर के भव बनाया, भव शब्द होने के बाद में वो एक शब्द बन जाता है। जब प्रातिपदिक संज्ञा होती है तो सुबंध प्रत्यय होने पर वो एक शब्द की एक सुबंध पद का निर्माण हो जाता है, समझिए, वो एक अलग बात है। तो यहाँ क्योंकि तद्धित
तिगंत पदों से कभी भी नहीं होती, ये आपको स्मरण होना चाहिए। ठीक है। जबकि कृत प्रत्यय कृदंत के प्रत्ययों की उत्पत्ति धातु से होती है, तिगंत तिंग प्रत्ययों की उत्पत्ति भी धातु से होती है, ये इनका अभिप्राय है। तो यहाँ पर हम विचार कर रहे हैं कि हलंत्यम सूत्र में जो हल अंत्यम और हलि अंत्यम, इसके ऊपर आप विचार करिए। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर ये दूसरी बात है कि यहाँ पर सूत्र में के सूत्रार्थ में लिखा है कि उपदेश अंत्यम हलित स्यात्। यहाँ पर कहते हैं कि उपदेश अंत्यम हलित स्यात्, हल इति सूत्रे अंत्यम स्यात्। तो हल या दूसरा ये भी कहते हैं हल अंत्यम का है ना, कि हल प्रत्याहार के में जितने भी जो वर्ण आते हैं उनकी सबकी संज्ञा होती है, ये इनका कहना है। कब आएंगे? जब वो उपदेश अवस्था में हो। उपदेश किसे कहेंगे? कि उपदिश्यते अनेनिति उपदेशः। ये भी व्युत्पत्ति मैंने आपको बताई थी कि उप उपसर्ग पूर्वक दिश धातु है और यहाँ पर घय प्रत्यय करेंगे, भावे सूत्र है कृदंत का, तो भाव में घय होता है, तो उपदेश है वहां पर बनता है। सप्तमी के एक वचन में बनता है उपदेश है। अब कहते हैं कि अत्र उपदेश कहा, कह रहे कि उपदेश है आद्योचारणम। अब कहते हैं कि आद्योचारणम इति किम। तो यहाँ पर भैया आपके सामने एक कारिका आती है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर यदि इन्होंने यहाँ नहीं दिया है, एक मिनट, यहाँ पर बाल मनोरमा टीका में मैं आपको दिखा देता हूँ। वहां पर इन्होंने शायद दिया होगा कि देखिए अत्र पश्यताम आवृत, ये कहते हैं हल सूत्रे लकार से अंत्यम इति आवृत प्रथम सूत्रेण इत संज्ञाया सत्याम आदिरंतेन हल संज्ञा सिद्धौ चतुर्दश सूत्र्याम अंत्य नकारादि वर्णानाम हलत्वम सिद्धम इत्यर्थः। तथा किम कि हलंत्यम आवृत्तयोर द्वितीयम सूत्रम एतत्, क्योंकि ये जो आवृत्ति में दूसरा सूत्र मैंने आपको बताया था, दो सूत्रों का परिगणन यहाँ किया गया है। पहला सूत्र हलंत्यम है, ठीक है, और दूसरा सूत्र है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उपदेश पद की यहाँ चर्चा की जा रही है, तो यहाँ उपदेश किसे कहते हैं, तो उसकी यहाँ चर्चा यहाँ की गई है। तो यहाँ पर कहते हैं कि किस तरीके से इसको यहाँ बताया गया है, तो वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि उपदेश है आद्योचारणम, वहां ऊपर कहा गया है, यहाँ देख सकते हैं। उपदेश का मतलब होता है आद्योचारणम, जबकि वृत्ति में यहाँ सप्तम्यंत पद का ग्रहण किया गया है, उपदेश से अंत्यम हलित स्यात्। अब कहते हैं आद्योचारणम इति किम, तो वहां कहा गया है कि धातो सूत्र गणो नादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय या देशः उपदेशः प्रकीर्तितः, ये बात वहां कही गई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, जो आपको यहाँ दिखाई देगा ये। गुरुजी एक बार उपदेश की व्युत्पत्ति पुनः बताइएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ उपदेश पद की, हमें उपदेश का, तो उपदेश पद कैसे बनता है, तो यहाँ पर देखिए उपदेश, यहाँ पर लिखा है कि क्षम्यताम, तो यहाँ देखते हैं कि उपदेश कैसे आपको यहाँ बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर उपदेश पद कहते हैं, उपदेश पद हमको यहाँ बनाना है। तो यहाँ लिखते हैं कि उपदिश्यते, ठीक है, अनेन, ठीक है, इति उपदेशः, ठीक है, इस तरीके से यहाँ करेंगे। अब इसको कैसे सिद्ध करना है? उपसर्ग है, दिश धातु होती है, दिशावाचक होती है, दिशोच्चारण है, ठीक है। तो यहाँ पर दिश धातु है, और दिश धातु से क्या करेंगे आप यहाँ पर घय प्रत्यय कर लीजिए, तो आप यहाँ घय कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर घय प्रत्यय किस सूत्र से होता है? भावे सूत्र से होता है। भावे सूत्र आपने पढ़ा होगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो उप दिस घय हो गया, तो घय का केवल यहाँ आकार बचता है, तो आपको उप, देखिए उप दिस, ठीक है, और यहाँ पर घय का आ बचेगा। इस स्थिति में क्या करें, क्योंकि धातु लघुपद है, तो लघुपद होने के कारण यहाँ गुण हो जाएगा, उपदेश, ऐसा प्रयोग आपका बन जाएगा। क्या बनेगा? उपदेश आपका प्रयोग आपका बन जाएगा, उपदेश बन गया। उपदेश के सप्तमी के एक वचन बनता है, जब उपदिश्यते अनेनिति उपदेश, यहाँ पर फिर आगे करते हैं तस्मिन, ठीक है, तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य,
नहीं, तस्मिन इति उपदेशे, ठीक है, जी तस्मिन उपदेशे। गुरुजी यहाँ गुण किस सूत्र से हुआ है? तुरंत लघु पदस्य। आम। अब देख लीजिएगा, उसके ऊपर विचार करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सप्तम्य पद बना लेते हैं। जब भी हम किसी का विग्रह करते हैं तो विग्रह तीन प्रकार से किया जाता है। या तो आप कर्तृवाच्य में करिए, करणवाच्य में करिए, या भाववाच्य में करिए, ठीक है। तो ये जो व्युत्पत्ति हमारे द्वारा जो की गई है भाववाच्य में हमने की है, क्योंकि भाव यहाँ पर जो गए प्रत्यय हो भाव अर्थ में हुआ है, कर्म अर्थ में यहाँ प्रत्यय नहीं हुआ है। जबकि अच प्रत्यय लगाने पर भी वो आपका उपदेश पद की निष्पत्ति हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ देखें कि किस तरीके से आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ यह विचार किया गया है। यहाँ पे कहते हैं उप शब्द है अध्यर्थक, दिशि उच्चारण क्रियायाम भावे घई भाव एतच्च आदेश उपदेश इत्यादि सूत्रे भाष्य स्पष्टम। तो यहाँ पर कहते हैं आदेश उपदेश ऐसी एक सूत्र है, तो वहां पर कहते हैं कि उस सूत्र में इसका भाष्य में स्पष्ट किया गया। अब कह रहे हैं कि उपदेश किसे कहते हैं, कि यहाँ पर कहा गया है कि उपदेश आद्योचारणम, ठीक है। कह रहे कि आद्योचारणम किम भवति, कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बात कही गई है कि धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यया उपदेशा प्रकीर्तिता एक कारिका है जो प्राचीन आचार्य के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, यहाँ पर उपदेश कहा, ठीक है। आपको ये भी स्पष्ट हो जाएगा उपदेश कहा। तो आपके सामने आएगा, इसका उत्तर होगा कि आद्योचारणम, क्या हो जाएगा, आद्योचारणम, ठीक है। महेश मुझको मैं आप सभी को इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी, तो आगे हमको प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कह रहे हैं आद्योचारणम क्या संति, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए धातु, क्या लिखेंगे, धातु सूत्र गण गुणादि वाच्य लिंगानुशासन, ठीक है, वाक्य लिंगानुशासन, लिंगानुशासनम, ठीक है ना। तो लिंगानुशासनम, ठीक है जी। ये आपका एक पद हो गया। दूसरा है कि आगम प्रत्ययादेश, आगम प्रत्ययादेश, ऐसा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देशा ये होगा, लेकिन हम यहाँ विसर्ग का लोप कर देते हैं जब कोई स्वर आगे आ रहा है तो उपदेशा प्रकीर्तिता, उपदेशा प्रकीर्तिता, ठीक है, प्रकीर्तिता। यहाँ पर कीर्तिता में क्योंकि क्री विस्तारण धातु है, दीर्घिकरण धातु है, तो यहाँ पर कीर्तिता ऐसा प्रयोग आपका यहाँ बन जाएगा। तो प्रयोगसर क्री धातु प्रकीर्तिता ऐसा प्रयोग आपका यहाँ बनेगा। तो इस तरीके से देखिए, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आद्योचारण का होगा धातु, ठीक है, सूत्र गण गुणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेश, ये सभी क्या कहलाएंगे, उपदेश कहलाएंगे। एक बार पुनः मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ कि कौन कौन से वर्ण यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए